हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है साइकोलॉजी का, यानी कि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, इसमें आपका टॉपिक है लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। इन दोनों को हम विधिवत तरीके से डिस्कस कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग। हम कोहलबर्ग को बहुत अच्छे तरीके से उदाहरण के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से बहुत आसान भाषा में समझ पाएंगे। यदि आप ये क्लास एंड तक देख लेते हैं, पूरी क्लास को देखते हैं, डेफिनेटली आपको दोबारा लॉरेंस कोहलबर्ग को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतनी आसान भाषा में हम लोग समझ पाएंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है, इसको नैतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको मोरल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। ओके, ये जो सामने आप पिक्चर देख पा रहे हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग की पिक्चर आपके सामने है। आइए समझते हैं। जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे डिफरेंट? ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। देखिए, आपका चाहे जो भी टीचिंग एग्जाम हो, चाहे आपका टेट हो, सीटेट हो, ठीक है, या जो भी टीचिंग एग्जाम हो, उसके लिए बीएड तो आपका है ही, उसके लिए लॉरेंस कोहलबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीएड, टेट, सीटेट सब एग्जाम्स के लिए। तो बहुत अच्छे से इसको समझिएगा लॉरेंस कोहलबर्ग को। तो ये जो कोहलबर्ग थे, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इनका ये जो सिद्धांत है, उसके साथ एक स्टोरी बनाई गई है। एक स्टोरी को उसके साथ जोड़ दिया जाता है, जिसको हिंज की स्टोरी कहते हैं। हिंज की कहानी है। ओके, तो ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ओके, क्या कहते हैं इनके सिद्धांत को? नैतिक विकास का सिद्धांत। अब यहां पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोरल डेवलपमेंट? नैतिक विकास क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको समझेंगे, देन हम इस सिद्धांत को समझ पाएंगे। देखिए, बालकों में नैतिकता यानी कि मोरलिटी का विकास सामाजिक अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। बालक कितना नैतिक है या अनैतिक है, जब वो समाज के साथ अंतःक्रिया करता है, इंटरैक्शन करता है, समाज के लोगों के साथ उठता बैठता है, मिलता जुलता है, तब उसके अंदर वो क्वालिटीज, वो गुण आने लगते हैं और फिर वो उसी तरीके का व्यवहार करने लगता है। यही तो क्या है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब यदि वो अच्छे लोगों के साथ रह रहा है, आपके पड़ोसी अच्छे हैं, आपका समाज अच्छा है, तो बालक के अंदर अच्छी चीजें डेवलप होंगी। यदि वो चोरों के साथ रह रहा है और गलत लोगों के साथ है, जो झूठ बोलते हैं, तो वो उन चीजों को अपनाएगा, वो चीजें सीखेगा। तो सामाजिक अंतरक्रिया, सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से बच्चे के अंदर नैतिकता आती है। यदि परिवार में, घर परिवार में उसको नैतिकता सिखाई जाती है, बड़ों के पैर छूना, नमस्ते करना, ठीक है, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं, तो बच्चा स्वतः ही सीखता चला जाता है। जो जैसा समाज, जैसा घर परिवार बच्चे को सिखाएगा सॉरी, वैसा ही बच्चा सीखता चला जाएगा। बच्चे समाज के संपर्क में आने पर सामाजिक व्यवहारों का अधिगम करते हैं। जो बच्चे हैं, जब वो समाज के संपर्क में आते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, पड़ोसियों के घर खेलने जाते हैं, पड़ोसियों के बच्चों के साथ खेलते हैं, विद्यालय जाते हैं। विद्यालय भी तो समाज का एक लघु रूप है, छोटा रूप है, वो भी समाज ही है। वहां पे जिस तरीके के उसके दोस्त होते हैं, उसी प्रकार के व्यवहार वो भी सीखने लगता है, वो भी लर्निंग करने लगता है। ठीक है, यदि उसके मित्र जो है कि पढ़ते नहीं है, मक्कार हैं, रोज क्लास के बाहर मुर्गा बनते हैं, तो वो चीजें उसके अंदर भी आने लग जाएंगी। वो भी समझेगा यार, क्लास के बाहर तो मजे ही मजे हैं, बाहर जाके खड़े हो जाओ, फिर बतियाएंगे हम लोग बाहर। तो उसी प्रकार के व्यवहार बालक भी अधिगम करने लगता है और इसी अवधि में उनमें नैतिकता का भी विकास होता रहता है। ओके, नैतिकता का मतलब विकास, नैतिकता का विकास का मतलब यदि उसके अच्छे दोस्त हैं, तो फिर उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज यहीं से डेवलप होने लगती हैं। घर परिवार में अच्छे गुण सिखाए जाते हैं, तो बालक के अंदर अच्छी क्वालिटीज डेवलप होती हैं। नैतिकता के विकास के कारण ही बच्चे सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहार करना सीखते हैं। जब बच्चे के अंदर मोरलिटी डेवलपमेंट हो जाती है, तो फिर जिस प्रकार की सामाजिक परिस्थिति होती है, उसी के हिसाब से वो व्यवहार करना सीख जाते हैं। जिस समाज में कोई खुशहाली है ना, कुछ अच्छी चीजें हैं, तो बच्चा खुश होगा, कुछ दुख की बात है तो बच्चा दुखी होगा। जिस तरीके की कंडीशन होगी, बच्चा उस तरीके के व्यवहार को अपना लेगा और उनके व्यवहार में सामाजिक अनुरूपता प्रदर्शित होने लगती है, यानी कि समाज के अनुरूप बच्चे चलने लगते हैं। जोन्स के अकॉर्डिंग कहा गया है, निश्चित समय या स्थान के आदर्शों के प्रति अनुरूपता का प्रदर्शन ही नैतिकता कहलाता है। नैतिकता को और ठीक से समझिए। देखिए, नैतिकता वह गुण है जिससे व्यक्ति सही और गलत की पहचान कर पाता है। मोरलिटी क्या है? जिसमें व्यक्ति ये पहचान ले कि क्या सही है
और क्या गलत है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही, अपने समाज से ही, सामाजिक एटमॉस्फेयर से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है ना। तो ये है नैतिक विकास, जिसकी बात करते हैं, जिस पर सिद्धांत तैयार किया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। आइए अब देखिए, ये जो सिद्धांत इन्होंने दिया है इसके पीछे एक कहानी है, वो है स्टोरी ऑफ हिंज। ओके, तो ये जो कहानी है, आइए इसको हमने डिटेल में लिखा है, इसको थोड़ा सा पढ़ने में 1 मिनट लगेगा, पढ़ लेते हैं। एक हिंज नाम का व्यक्ति था। एक बार क्या हुआ कि उसकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों ने कहा इसकी दवाई सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, अगर तुम वो दवाई ले आओ तो तुम्हारी वाइफ की जान बच सकती है। हिंज उस व्यक्ति के पास पहुंचता है और जितने पैसे हिंज के पास होते हैं वह उतने देता है, लेकिन दवाई वाला उस दवाई की कीमत से 10 गुना ज्यादा पैसे मांगता है। यानी कि अगर 10 रुपए की दवाई है तो दवाई वाला उसके 100 रुपए मांग रहा है, 10 गुना ज्यादा पैसे मांग रहा है। यदि 100 रुपए की है तो वो 1000 मांग रहा है। ठीक है, क्योंकि उसने उस दवाई का आविष्कार बहुत ही मेहनत और खर्च पर किया है। वो 10 गुना ज्यादा रकम क्यों मांग रहा है? क्योंकि उस दवाई का उसने सिर्फ वही अकेला है जिसने उसको आविष्कार किया है और बड़ी मेहनत उस पर लगाई है। हिंज के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो 10 गुना ज्यादा पैसा दे पाए, कि वो दवाई खरीद करके अपनी वाइफ को बचा पाए। इतने पैसे उसके पास नहीं है, इसलिए वो दवाई चोरी करने का प्लान बनाता है कि तुम बेटा 10 रुपए में नहीं दे रहे हो, हम तुम्हारी दवाई चोरी कर ले जाएंगे, लेकिन अपनी वाइफ को बचाएंगे। प्लान बनाता है और रात में जाकर के उस व्यक्ति के स्टोर से वो दवाई हिंज चोरी कर लाता है और अपनी वाइफ की जान बचा लेता है। इसी कहानी के बेस पे कोहलबर्ग ने 2 बातों पर बहुत फोकस किया है। एक तो मोरल डिलेमा है और दूसरा नैतिक तर्कना, जिसको मोरल रीजनिंग कहते हैं। व्हाट इज मोरल डिलेमा एंड व्हाट इज मोरल रीजनिंग? आइए इसको समझते हैं। मोरल डिलेमा क्या, नैतिक दुविधा क्या होती है? प्यारे दोस्तों, सही और गलत के बारे में निर्णय यानी कि डिसीजन ना लेने की कंडीशन नैतिक दुविधा कहलाती है। जब आप कहीं ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है, जब आप इन दोनों के बीच फंस जाते हैं तो वो मोरल डिलेमा कहलाता है। जैसे हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और अगर नहीं करेगा तो उसकी वाइफ मर जाएगी। उसके सामने 2 कंडीशन है, अब वो चोरी करे तो जेल जाए, नहीं करे तो अपनी वाइफ को खो दे। दोनों के बीच वो फंसा हुआ है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो वो करे तो करे क्या? इसी को मोरल डिलेमा कहा गया है कि जब हम 2 चीज़ों में डिफरेंस नहीं कर पाते कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम सही डिसीजन नहीं ले पाते, उसको मोरल डिलेमा कहा जाता है। ओके, ये नैतिक दुविधा, जब हम लोग दुविधा में फंस जाते हैं, हम लोग कहते नहीं है कि यार बड़ी दुविधा है, कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, तो वो दुविधा ही क्या है, डिलेमा है। बात आई समझ में? अच्छा, कोहलबर्ग ने बच्चों के सामने धर्म संकट डिलेमा की स्थिति उत्पन्न करके उनकी प्रतिक्रियाएं प्राप्त की। उन्होंने बच्चों के सामने ये कंडीशन पैदा कर दी और ये जानना चाहा कि अब इस पर बच्चों की राय क्या होगी। जैसे अगर मित्र की जान बचाने में खतरा है, क्या फिर भी उसकी सहायता की जाए? जैसे यहाँ पर मान लीजिए आप और आपके मित्र घूमने जाते हैं, आपका मित्र कहता है मैं थोड़ा नहा लूँ नदी में, और वो धीरे धीरे डूबने लगता है, आप बाहर खड़े हैं, ठीक है। यदि आप अब वो डूब रहा है और चिल्ला रहा है कि भाई हेल्प कर मुझे बचा ले, अगर आप बचाने जाते हैं तो चांसेस ज़्यादा हैं कि उसके साथ आप भी डूब सकते हैं, और अगर नहीं जाते हैं तो आपका मित्र जा रहा है ना। आपको क्या करना चाहिए, आप यही सोचते रहते हैं। तो ये क्या है, ये मोरल डिलेमा है। यहाँ पर आप दुविधा में फंस जाते हैं कि अगर मैं जाता हूँ तो मैं भी जा सकता हूँ, है ना, मैं भी डूब सकता हूँ, लेकिन अगर नहीं जा रहा हूँ तो मित्र जा रहा है। इस कंडीशन में क्या है, ये नैतिक दुविधा कहलाती है। ओके, आई बात समझ में? ठीक है प्यारे दोस्तों, हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। यदि आप कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, यदि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, तो आपके लिए कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, कंप्लीट नोट्स का मतलब होता है कि आपके 4 पेपर होते हैं, चारों पेपर की कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसके लिए आपको कुछ फीस पे करनी होती है।
फीस पे करने के बाद नोट्स आपको फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं, जिनसे और ये जो नोट्स आप देख पा रहे हैं यही नोट्स हैं, आपको पिक्चर्स के माध्यम से, एग्जांपल्स के माध्यम से चीज़ों को कम समय में आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, नोट्स के लिए आप हमें इस नंबर पे 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आपने समझा कि मोरल डिलेमा क्या होता है। जब हम सही और गलत के बारे में निर्णय नहीं ले पाते हैं तो उसको मोरल डिलेमा कहते हैं। दूसरी बात पर उन्होंने फोकस किया कि मोरल रीजनिंग, इसका मतलब क्या होता है, सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसको नैतिक तर्कणा कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप तर्क वितर्क में लगे रहते हैं, यहाँ पे आप तर्क करते हैं कि यार मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। सही और गलत में से किसी एक को चुनना नैतिक तर्कणा कहलाता है। जैसे हिंज ने चोरी को चुना, है ना, कि मतलब मैं भले जेल चला जाऊं और लेकिन वाइफ को जरूर बचाऊंगा। यहाँ पे पुलिस उसको पकड़ करके लिए जा रही है, लेकिन क्या किया हिंज ने, चोरी को अपनाया। उसने वो किसी एक सॉल्यूशन पर पहुंचा, किसी एक चीज को उसने अपनाया सही और गलत में से। ठीक है, ये नैतिक तर्कणा कहलाता है जब हम दो चीजों में से किसी एक पर निर्णय ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोहोल वर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल और 6 स्तर बताए हैं। 3 स्तर 6 चरण बताए हैं, यानी 3 लेवल है, 6 स्टेजेस बताई हैं। यहां से क्वेश्चन आपसे जो है टेट सीटेट में पूछा जा सकता है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। कितने, 3 स्तर हैं और 6 चरण हैं। जो पहला है वो है पूर्व लौकिक स्तर, जिसको हम प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। ये अवस्था 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक होती है। जो पूर्व लौकिक स्तर होता है, इसमें वो बच्चे रखे गए हैं जो 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक के होते हैं। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा, मोरल रीजनिंग दूसरे लोगों के स्टैंडर्ड्स, दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होता है, ना कि सही या गलत के अपने आंतरिक मानकों के द्वारा। यहाँ पर बच्चा अपने आप जो है उस पर जो है डिसीजन नहीं ले पाता है। बच्चे यहाँ किसी भी व्यवहार को अच्छा या बुरा उसके भौतिक परिणामों के आधार पर करते हैं कि आखिर उसका जो भौतिक परिणाम होगा वो क्या होगा। जैसे पहला है इसमें आज्ञा एवं दंड की अवस्था, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज इसको कहा गया है। इसमें क्या बताया गया है कि जैसे अच्छा या बुरा कार्य पूरी तरह से उसके परिणाम पर निर्भर करता है कि आखिर उसका रिजल्ट क्या होगा। ओके, बालक दंड के भय से बड़ों की आज्ञा का पालन करता है, लेकिन किसी गलत क्रिया को गलत नहीं मान सकता। यदि ये क्रिया पहचानी ना जाए और उसे दंडित ना किया जाए तो वो उस चीज़ को गलत नहीं मान सकता। जैसे मैं इन पिक्चर्स के माध्यम से आपको थोड़ा ठीक से समझाने का प्रयास करता हूँ कि आज्ञा और दंड की अवस्था का मतलब क्या है। जैसे आपके यहाँ पहली बार, मान लीजिए पहली बार के आपके यहाँ मेहमान आते हैं और बच्चा जो है वो ना तो उनके पैर छूता है, ना तो उनसे नमस्ते करता है, कोई मतलब नहीं है। फिर जब मेहमान चले जाते हैं तो आप बच्चे को इस तरीके से कहते हो कि तुमने पैर क्यों नहीं छुए, तुमने नमस्ते क्यों नहीं किया, तुमने हमारी बेइज्जती करा दी, कि देखो उनका बच्चा कैसा है। आपने खूब उसको टाइट किया। अगली बार जैसे ही आपके यहाँ मेहमान आते हैं, बच्चा दौड़ करके पैरों में गिर जाता है और मेहमान क्या समझते हैं, बच्चा बड़ा संस्कारी है, उनका बच्चा इतना अच्छा है, हम गए तुरंत पैर छू लिया, एक हमारे निकम्मे है ना। लेकिन उसके पीछे क्या रीजन है वो मेहमान नहीं जानता, वो सिर्फ बच्चा जानता है कि बेटा अगर पैर नहीं छुओगे तो मेहमान जाने के बाद हमारी कंडीशन ये होगी, है ना। तो यहाँ पे बच्चे ने जो भी किया वो दंड के भय से किया। ठीक है, यदि उसको जो है कि दंड न दिया जाता तो वो गलत को गलत नहीं मान सकता था। ठीक है, अगर वो क्रिया पहचानी ना जाए और दंडित उसको न किया जाए तो बच्चा उस चीज को गलत नहीं मानता। जैसे उसने पैर नहीं छुए, उसने नमस्ते नहीं किया, तो और अगर उसको टॉर्चर न किया होता तो बच्चा नहीं मानता कि ये गलत है, मैं नमस्ते नहीं करूंगा तो ये गलत है, मैं पैर नहीं छूंगा दूसरों के तो गलत है ना। जैसे अब यहाँ पे जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वो चोरी करेगा तो उसे क्या होगा, सजा मिलेगी। ठीक है, तो ये है हमारा क्या है, आज्ञा और दंड की अवस्था, जिसमें जो भी कार्य होता है वो पूरी तरह से उसके रिजल्ट पर डिपेंड करता है कि आखिर इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। ओके, जैसे बालक जो है वो डर के भय से ही बड़ों की आज्ञा का पालन करता है। क्यों करता है, डर के भय से। दूसरा इसका है स्वलाभ मानसिकता, सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, बालक सेल्फ इंटरेस्ट, अपना खुद का इंटरेस्ट देखता है। ये सही बर्ताव उसे मानता है जिसमें उसका खुद का फायदा हो, जिसमें व्यक्तिगत फायदा है वो उसके लिए ठीक है।
यह दूसरों की जरूरतों की बहुत कम परवाह करता है। जैसे हिंज की दुविधा में इस स्तर के बच्चों ने क्या मत दिया, क्या निर्णय दिया कि हिंज के लिए सबसे बढ़िया मार्ग वो था जिसमें उसे फायदा हो। हिंज को वो काम करना चाहिए था जिसमें उसे फायदा हो। तो ये स्वलाभ मानसिकता होती है, जो पहले स्तर की दूसरा चरण है, पहले स्तर का दूसरा चरण है। इसमें यह कहा गया है कि इसमें स्वलाभ मानसिकता होती है, जिसमें बच्चा खुद का फायदा देखता है, यानी कि बच्चा यहाँ पे ये तर्क देता है कि व्यक्ति को वो काम करना चाहिए जिसमें उसका खुद का फायदा हो। फिर है दूसरा स्तर, जिसको लौकिक स्तर कहा गया है, जिसको कन्वेंशनल लेवल कहा गया है। इस अवस्था को भी दो वर्गों में विभाजित किया गया है। सभी स्तर दो चरण में विभाजित हैं। जैसे प्रशंसा की अवस्था, जिसको स्टेज ऑफ प्रेज कहते हैं। इस अवस्था में बालक वही काम करता है जिसका परिणाम उसे प्रशंसा प्रदान करता है। बालक यहाँ पे वही काम करेगा जिससे उसकी तारीफ हो, उसकी शाबाशी हो, एवं उसके कार्यों को समाज के लोग अनुमोदित, अप्रूव करते हैं, स्वीकार करते हैं। इस अवस्था तक उसे प्रशंसा और निंदा का अर्थ समझ आ जाता है। जब बच्चा दूसरे स्तर के पहले चरण में होता है, स्टेज में होता है, तो उसको ये समझ आ जाता है कि प्रशंसा क्या है और निंदा क्या है ना। फिर वो वही काम करता है जिसमें उसको प्रशंसा मिलती है, जिसमें उसको अप्रिसिएशन मिलता है ना, ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे बच्चे को और मजा आएगा, आगे और पढ़ने में इसको मजा आएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे सम्मान मिल रहा है। दूसरा जो चरण है, दूसरे स्तर का दूसरा चरण, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, स्टेज ऑफ मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। इस अवस्था में बालक सामाजिक रीति रिवाज, मूल्यों, नियमों, प्रथाओं एवं जो लौकिक क्रियाएं हैं उनसे अवगत हो जाता है। इनके प्रति उसका विश्वास एवं आस्था अटूट हो जाती है। उसमें कर्तव्य की भावना का विकास हो जाता है। वो समझता है कि मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, और वो समझने लगता है कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम अच्छा नहीं है, कौन सा काम खराब है। तो जो सामाजिक व्यवस्था होती है उसके प्रति वो सम्मान रखता है, अपने कर्तव्यों को समझता है। इसका तीसरा स्तर, जिसको पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कहा गया है, ये नैतिकता का सबसे उच्च स्तर होता है। इसमें नैतिकता का ज्ञान बच्चों में होता है। नैतिक अवस्था पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण यानी कि इंटरनल कंट्रोल में होती है। जो नैतिक अवस्था होती है वो आंतरिक नियंत्रण, अपने खुद के कंट्रोल में होती है। इसमें बच्चा निर्णय यानी कि डिसीजन खुद से लेता है, ना कि समाज के तौर पर। वो खुद देखता है कि क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता चीज़ों को, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। इसमें बच्चा निर्णय खुद से लेता है, ना कि समाज के तौर पर कि क्या सही है क्या गलत है। ये भी दो वर्गों में विभाजित है। जैसे सामाजिक संवेदना, जिसको सोशल कॉन्टेक्ट ओरिएंटेशन कहा गया है। इसका मतलब क्या है? इसमें बालक ये मानते हैं कि जैसे जो नियम है वो लोगों के हित के लिए बने हैं, नियम अच्छे हैं, लोगों के भले के लिए बने हैं। लेकिन अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर किसी की जान बच सकती है तो उसे तोड़ देना चाहिए। आपके मित्र हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं, है ना, मान लीजिए वो बहुत इमरजेंसी में है और आपको जो है गाड़ी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचानी है। आपने देखा आगे रेड लाइट है, तो वहां पे यदि आप नियम का पालन करेंगे तो आपका मित्र या आपका जो दोस्त कोई भी है ना, वो परेशान है, आपको उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना, नहीं पहुंचाएंगे तो उसकी जान जा सकती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? इस नियम को ना मान करके आप अपने मित्र को बचाइए, है ना। ये कहते हैं यहाँ पे बच्चे, ये तर्क देते हैं कि यहाँ पे हमें अपना फायदा देखना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़ करके किसी की जान बच सकती है तो उसे हमें तोड़ करके जाना चाहिए। ओके, अब इसके बाद आती है विवेक की अवस्था। ये आपकी तीसरे स्तर की दूसरा स्टेज है। इस अवस्था में बालक अच्छे बुरे, उचित अनुचित, वांछित अवांछित व्यवहारों एवं कृत्यों के संबंध में अपना व्यक्तिगत विचार रखने लगता है। उसका खुद का जिस हिसाब से वो चीज़ों को देखता है, अपना विचार रखता है। इस अवस्था में नैतिक व्यवहार का आधार उसका अपना विवेक उसका इस कंडीशन में होता है, क्योंकि ये जो है सबसे आखिरी इस चरण है। तो ये है। अब इसके बाद जो कोहलबर्ग हैं, इनके सिद्धांत की आलोचना भी हुई। किस तरीके से? इनके सिद्धांत की आलोचना कैराले गिलिगन ने की थी। किसने? इनके सिद्धांत की आलोचना कैराले गिलिगन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को बहुत कम प्राथमिकता दी है।
इन्होंने तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल है, केयर है। ओके, तो इस तरीके से हमने आज कोहलबर्ग को समझा। ठीक है, और कोहलबर्ग को हमने जाना कि किस तरीके से उन्होंने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को दिया है, क्या कहानी है। इन्होंने अपने तीन लेवल बताए हैं, उसमें 6 स्टेजेस हैं, और टोटल हमने इसको समझ लिया बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल्स के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम यूनिट 2 को पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, वहां से आप सीक्वेंस से इन वीडियोस को देख सकते हैं, क्लासेज को देख सकते हैं। ठीक है, नोट्स के लिए जो नंबर आपको दिया गया है, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। बेहतरीन पढ़ाई करने के लिए आप फटाफट मैसेज कीजिए। ठीक है, और कम समय में अच्छा करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, और क्लास कैसी रही कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।